आप सभी छात्रों का द विजार्ड स्टडीज में एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, हमने पिछली कक्षा में शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी में पाचन का अध्ययन किया था। पाचन के अध्ययन में पाचन की मैकेनिज्म, पाचन कैसे होता है, इन सब बातों का अध्ययन किया जा चुका है। आज शरीर क्रिया विज्ञान के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन का अध्ययन करना है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तविकता में श्वसन है क्या। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऑक्सीजन को लेना, सामान्य रूप से श्वसन इसी को कहा जाता है। अगर इसको और भी गहराई से हम समझना चाहेंगे तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि श्वसन क्रिया जो है मुख्य रूप से सांसों का आदान प्रदान है, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम रासायनिक रूप से श्वसन क्रिया को समझेंगे तो हम यह पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना और ऑक्सीजन का लेना, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना और पुनः ऑक्सीजन का लेना, यही प्रक्रिया निरंतर चलते रहना श्वसन कहलाती है। अब आते हैं, श्वसन जो है, श्वसन एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। अब हमें यह समझना है कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया कैसे है। दरअसल हम लोगों ने जब वायु का मिक्सचर ग्रहण किया, ध्यान रखो, अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम लोगों ने वायु का मिक्सचर यानी मिश्रण ग्रहण किया, यानी वायु को ग्रहण किया, इस वायु में नाइट्रोजन भी आ गई, इस वायु में प्रकृति में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वह भी आ गई और ऑक्सीजन जो मौजूद थी वह भी आ गई। ठीक है, तो यह हो गया भौतिक कार्य। अब रासायनिक प्रक्रिया कैसे है? जब वायु हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है, उसके बाद जो भी प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। इस तरह श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है? भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, श्वसन जो है एक अपचयी प्रक्रिया भी है, यानी कैटाबॉलिक एक्टिविटी। कैटाबॉलिज्म समझने से पहले हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यानी उपापचय। उपापचय इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर में, यानी जीवित शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वह सब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आ जाती हैं। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय। देखिए थोड़ा समझते हैं, उपचय और अपचय, ये दोनों टर्म हैं। उपचय को कहते हैं एनाबॉलिज्म, चलिए लिख देता हूं, एनाबॉलिज्म। और ये है कैटाबॉलिज्म। अब देखिए इसको आसानी से समझते हैं। उपचय है छोटे छोटे अणुओं से वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें छोटे सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, वह उपचय कहलाता है। और वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें बड़े बड़े जटिल अणुओं से टूटकर छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है वह कहलाता है अपचय। तो यानी यह अपचयी प्रक्रिया है, इसमें बड़े बड़े जो अणु थे उनको तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में विभक्त किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। श्वसन के प्रकार समझते हैं। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला प्रकार है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को समझते हैं। अवायवीय श्वसन का मतलब है ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। भाई श्वसन में क्या होता है? श्वसन में मेनली होता है जारण। जारण का मतलब है किसी चीज का जलना, और हम प्रारंभिक कक्षाओं से इस बात को पढ़ते चले आ रहे हैं कि जारण जो है यानी जलना जो है वो बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी अवायवीय श्वसन में जो जारण होता है वह बिना ऑक्सीजन के होता है, इस कारण से इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब अवायवीय श्वसन के उदाहरण समझ लेते हैं कि कैसे हैं। जैसे ग्लूकोज का अणु है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज का अणु। जब ग्लूकोज का अणु जलता है, कैसे थोड़ा सा देखेंगे, C6H12O6, यह ग्लूकोज का अणु है, यह जला ईस्ट में, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में, यानी अवायवीय श्वसन की क्रिया कहां हो रही है? ईस्ट में।
जब ये बिना ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यह क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। और ये दो अणु बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, दो अणु, ठीक है। यानी अवायवीय श्वसन में जो ईस्ट में हो रहा है, ग्लूकोज का अणु टूटता है और टूटने के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। हम लोगों ने हमेशा से ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन जब जलती है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन देखिए यहां ऑक्सीजन नहीं जली, यहां ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, उसके बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो यह उदाहरण है अवायवीय श्वसन का, ठीक है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा, हाँ एक बिंदु जरूर ध्यान करने योग्य है कि अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा बनती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। अवायवीय श्वसन कहां कहां हो सकता है? अवायवीय श्वसन जो अंतःपरजीवी होते हैं, हमारे पेट में जो छोटे छोटे अंतःपरजीवी पाए जाते हैं, वो अवायवीय श्वसन करते हैं। अंतःपरजीवी, ध्यान देना, में अवायवीय श्वसन। अंतःपरजीवियों में अवायवीय श्वसन ही होगा। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे, मान लीजिए, शरीर के अंदर हैं, उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो तो ब्लड में घुल के जाती है। पाचन तंत्र में कहीं पेट में ऑक्सीजन थोड़ी भरी रहती है, ऑक्सीजन पेट में नहीं होती, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में घुली हुई होती है। इसलिए जो, और जबकि परजीवी जो पाए जाते हैं वो पेट में पाए जाते हैं, आहार नाल में पाए जाते हैं, तो फिर ये बिना ऑक्सीजन के कैसे रहेंगे? ये अवायवीय श्वसन करके रहेंगे, ठीक है। जब इस क्रिया को क्या कहते हैं, ध्यान देना, यह जो संपूर्ण क्रिया है यह कहलाती है किण्वन, यानी फर्मेंटेशन। इसको ध्यान रखना, फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये पहला उदाहरण था, हम इसको दूसरे उदाहरण से भी समझ लेते हैं। ग्लूकोज का एक अणु है, अब यह क्रिया कहां होगी? यह क्रिया मानवों में होगी, मानव में होगी, और क्या बनाएगी? लैक्टिक एसिड। यह भी दो अणु बना देगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड कब बनता है? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, यानी ग्लाइकोलाइसिस जो आपने टर्म पढ़ा था, मैंने उसमें बताया था कि ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। तो उसी अवस्था में जब ग्लाइकोलिसिस का पूरा साइकिल होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस का एक चक्र जो होता है, उसमें ग्लूकोज का अणु लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा, और ये लैक्टिक एसिड जीवाणु करते हैं, लैक्टिक एसिड जीवाणु, मानवों में लैक्टिक एसिड जीवाणु। इसीलिए जब ज्यादा इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? ज्यादा जब कोई मेहनत कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम तेजी से दौड़ कर आए, बहुत ज्यादा जब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो मानवों में भी यह एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अवायवीय श्वसन प्रारंभ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, मानवों में सामान्य रूप से तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी वायवीय श्वसन, लेकिन विषम परिस्थितियों में जब बहुत थकावट का अनुभव हो या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके आ रहे होंगे, उस समय यह प्रक्रिया मानव में भी उत्पन्न हो जाएगी, चालू हो जाएगी, और वहां भी छोटी मात्रा में एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन प्रारंभ हो जाएगा। अवायवीय श्वसन की जो क्रिया है वह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का अंग है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया नहीं होती। जो कोशिका का साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है वह उसमें किसी अन्य स्थान पर हो जाएगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा प्रकार है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन का आशय है जब कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से या वसा से, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एमिनो अम्ल, ये सब चीजें बनी थी, उनका जब जारण होगा, ग्लूकोज वगैरह है, इनका जब जारण होगा तब ऊर्जा उत्पन्न होगी। यह प्रक्रिया है वायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का उत्पन्न होना वायवीय श्वसन कहलाएगा। ठीक है। वायवीय श्वसन के 4 चरण होते हैं। पहला होता है बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा है गैसों का परिवहन, तीसरा है अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन, और चौथा है कोशीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आइए इन चारों को समझते हैं संक्षेप में। पहला है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इसमें होता क्या है, एक देखिए मैंने एक तरफ शरीर लिखा हुआ है, एक तरफ वायु। हम इसे ये मान लेते हैं कि ये शरीर है और ये वायुमंडल है। तो वायुमंडल से हमने क्या लिया,
हमने लिया ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन किसको ली गई? शरीर को, और शरीर से वापस जो हुई क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रक्रिया जो है यह कहलाएगी बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में सिर्फ इतना ही आता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर को मिली और शरीर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को मिलती है। दूसरा है गैसों का परिवहन, ऊतकों या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाना है। अब भाई यहां से जब ऑक्सीजन शरीर में आ गई यानी फेफड़ों तक पहुंच गई, तो अब शरीर के समस्त अंगों तक उसको पहुंचाना चाहिए। तो ऊतकों तक या कोशिकाओं तक इसको कह लें ऑक्सीजन ले जाना और वापस में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना यानी फेफड़ों तक आना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर कर दी जाएगी। अंतःश्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको फिर से देखिए समझते हैं। मान लीजिए ये रुधिर है और यह कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसको एक सेल मान लेते हैं और इसको रुधिर मान लेते हैं। तो रुधिर से कोशिकाओं तक क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन को। अब वो कैसे पहुंचेगा इसकी मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे। रुधिर से ऑक्सीजन को पहुंचाना है कोशिकाओं तक और वापसी में कोशिकाओं या और ऊतकों से वापस किसको लाना है? हमें लाना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो रुधिर से ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुंचना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर में आना अंतःश्वसन कहलाता है। अब आता है चौथा चरण, कोशीय श्वसन, सेलुलर। जब ऑक्सीजन यहां पहुंच गई कोशिकाओं में, तो कोशिकाओं में पदार्थों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है जलना, जारण होना। देखिए मैंने कहा था ना कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जारण होगा तब वह वायवीय श्वसन कहलाएगा। यहां ऑक्सीजन जो थी कोशिकाओं तक पहुंच गई, अब कोशिकाओं में जारण प्रारंभ होगा। जारण होने के बाद भाई जलने से हमें आप सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसके परिणाम स्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी वह पुनः अपनी प्रक्रिया में वापस आ जाएगी। इसी तरह यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। श्वसन के समय एक बात ध्यान देने योग्य है, श्वसन के समय जो गैसों का आदान प्रदान है यानी गैस को लेना और गैस को छोड़ना, यह विसरण द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि श्वसन के समय, मैं इसको लिख रहा हूं, श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? हमेशा याद रखिएगा, विसरण के द्वारा। विसरण यानी डिफ्यूजन, ठीक है। इस तरह हमारा वायवीय श्वसन भी पूरा होता है। आइए छात्रों, आप जानते हैं श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है। श्वसन की क्रियाविधि जीवों के संगठन और जहां वो रहते हैं उस पर निर्भर करती है। जैसे हम संघों के बारे में जानेंगे, जैसे अकशेरुकी जो भी हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये जान लेना होगा कि अकशेरुकी प्राणी कौन कहलाते हैं। अकशेरुकी प्राणी वे प्राणी हैं जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, यानी जो रीढ़ की हड्डी है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, यहां दिखाई से नीचे तक जाती है कमर तक, यह जो नोटोकॉर्ड है यह नहीं होगी। वे जीव कौन से कहलाएंगे? अकशेरुकी जीव। आइए अभी समझते हैं। पॉरीफेरा यानी स्पंज में, सिलेंड्रेटा यानी हाइड्रा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे वाले जो कीड़े हैं, एस्केहेल्मिन्थीज जो पेट में छोटे छोटे कीड़े, एस्केरिस जिसे कहते हैं। इनमें कैसे होती है श्वसन की क्रिया? शरीर की सतह से सरल विसरण के द्वारा, यानी विसरण जो उनका शरीर है उसमें सरल विसरण के द्वारा क्रिया होती रहती है। अब जो ये पेट के अंदर हैं, पाचन आहार नाल में पड़े हुए हैं कीड़े, ये अवायवीय श्वसन करेंगे, इसका भी आपको ध्यान देना है, लेकिन श्वसन तो करेंगे क्योंकि श्वसन जो है वो जीवित प्राणियों का लक्षण है। दूसरा है एनिलिडा, इसमें आता है केचुआ। इसकी जो ऊपर की त्वचा होती है उसे क्यूटिकल कहते हैं, इसमें मॉइस्चर होता है, वह इसके माध्यम से श्वसन करता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा यानी आपके मच्छर हुए, बिच्छू, तिलचट्टा, इस टाइप के जो जीव हैं उनमें नलिकाओं के जाल के द्वारा श्वसन होता है। अब आता है मोलस्का यानी घोंघा, जलीय आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा यानी सितारा मछली, स्टारफिश जिसे कहेंगे, इनमें इन सब में जो है वो क्लोम और गिल के द्वारा होता है। इसी तरह अब कशेरुकी यानी ऐसे जीवधारी जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उनमें श्वसन कैसे होता है उसकी भी संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं। मछलियों में ये पाइसिस वर्ग में आती हैं, यानी लेकिन इनका जो संघ है वह कार्डेटा है। ध्यान देना, कार्डेटा, संघ कार्डेटा, यानी इसमें ही छिपा हुआ है नाम में ही कि इनके शरीर में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, इसीलिए इनको कशेरुकी जीवधारी भी कहते हैं।
मछलियों में क्लोम और गिल से होता है श्वसन। उभयचर यानी मेढक में त्वचा से होता है, जबकि टेडपोल जो होता है, टेडपोल का मतलब मेढक का जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहते हैं। जब वह छोटा होता है तो पानी में ही रहता है, इस कारण वह गिल से श्वसन कर पाता है। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये तीनों जो हैं वह फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, इस तरह आज हमने श्वसन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है, इन संक्षिप्त चीजों का अध्ययन किया है। आगे श्वसन की क्रिया विधि यानी मानव में कैसे श्वसन होता है, कैसे इस क्रिया का संचालन किया जाता है, इसका विस्तृत अध्ययन जो है वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।